हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जूठन। और जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यागी इंटर कॉलेज की इमारत गांव से बाहर थी। मुजफ्फरनगर जाने वाली पक्की सड़क पर एक टीला था जिसे समतल करके कॉलेज की इमारत खड़ी की गई थी। अब इस कॉलेज का नाम बरला इंटर कॉलेज बरला गाँव है। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत हैं। उत्तर में बरला गांव है तो दक्षिण में छपार, पूर्व में ताजपुर और पश्चिम में नगला गांव स्थित है। कॉलेज की भव्य इमारत आकर्षित करती है, जिसके दोनों किनारे गोलाई लिए हुए हैं। पृष्ठभाग अंग्रेजी के ई आकार का दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में यह एक मंजिली इमारत थी। बाद में ऊपरी मंजिल का निर्माण हुआ था। खुली स्वच्छ हवा और वातावरण, विशेष रूप से सर्दी के दिनों में सभी कक्षाएं धूप में लगती थी। अच्छा बड़ा खेलने का मैदान था। इमारत के सामने भी खुला हरा भरा प्रांगण था। प्रतिदिन कॉलेज शुरू होने से पहले इसी प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसी प्रांगण में झंडा फहराया जाता था। इसी झंडे के सामने प्रत्येक कक्षा के छात्र पंक्तिबद्ध खड़े होते थे सामूहिक प्रार्थना के लिए। फूल सिंह त्यागी पीटी मास्टर थे। स्वभाव से गुस्सैल थे, जबान भद्दी, हर वक्त नाक चढ़ी रहती थी। बात बात में गाली देना एक खास आदत थी। लकड़ी की तिल्ली से दांत खुरेदते रहते थे। पीटी के अलावा कभी कभी हिंदी भी पढ़ा देते थे। पढ़ाते क्या थे, पाठ रटाते थे। एनसीसी के इंचार्ज भी वही थे। सभी छात्र भयभीत रहते थे। उनका डर साए की तरह पीछा करता था। कक्षा में घुसते ही वे सारे छात्र को आतंकित कर देते थे। कक्षा में कोई जरा सा भी हिला, घंटों के हिसाब से मुर्गा बनना पड़ता था। थप्पड़ लात घुसे तो आम बात थी। उनके करीब खड़ा होने में भी डर लगता था। कब हाथ पांव चलने लगे, कोई भरोसा नहीं था। उनके सामने हर किसी की घिघी बच जाती थी। एक रोज प्रार्थना के समय वे कुछ ज्यादा ही क्रुद्ध थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था, जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन सिंह मेरे मामा का लड़का था। उम्र में मुझसे कई वर्ष बड़ा था, लेकिन 9वीं कक्षा में हम दोनों एक साथ थे। हमारी पंक्ति के दाहिने 10वीं कक्षा के छात्र खड़े थे, जो काफी शरारती थे। राम सिंह ने उन्हें टोका। फूल सिंह त्यागी सामने अध्यापक के साथ खड़े थे। उन्हें लगा राम सिंह कुछ शरारत कर रहा है। वे राम सिंह पर चिल्लाए, अबे काले दरोगा, सीधा खड़ा रहे वरना पीट पीट कर टेढ़ा कर दूंगा। वे राम सिंह को इसी नाम से पुकारते थे। उनके काले दरोगा संबोधन पर हंसी का सामूहिक फव्वारा फूट पड़ा, जिससे मास्टर फूल सिंह और ज्यादा चढ़ गए। हंस तो सभी रहे थे, लेकिन मास्टर फूल सिंह मेरे पीछे खड़े सुरजन पर ही पिल पड़े। वे सुरजन सिंह को बेरहमी से पीट रहे थे। लगता नहीं था कि एक अध्यापक अपने छात्र को सजा दे रहा है। लगता था कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष को पीट रहा है। सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़ा था। वे लगातार घूंसे और लात चला रहे थे। उस समय एक संवाद कांच पर खींच दी गई लकीर सा अभी तक मेरी स्मृति में गूंज रहा है। अबे साले चूड़े की औलाद, जब मर जाएगा बता देना। बहुत हीरो बने हैं, आज निकालूंगा तेरी जुल्फों से तेल। मास्टर फूल सिंह थक गए थे सुरजन सिंह को पीटते पीटते। सुरजन सिंह जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर गुमड़ उभर आए थे। शरीर नीले निशानों से भर गया था। सभी विद्यार्थी सुन्न खड़े थे। अध्यापक खामोशी से तमाशा देख रहे थे। प्रिंसिपल यशवीर सिंह त्यागी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़े थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिकार की भावना नहीं थी। मेरा रोम रोम भय से कांप रहा था। मेरे मन में दहशत भर गई थी। लग रहा था जैसे शरीर का तमाम रक्त किसी ने सोख लिया हो। इस घटना के बाद अक्सर डरावने सपने आने लगे थे। हर पल डर समाया रहता था। इन दिनों में मैं अंतर्मुखी होने लगा था। किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। सुरजन सिंह पर जो बीती सो बीती, पर मेरी स्मृति में यह अमानवीय हादसा आज भी ताजा है। वैसी ही दहशत मेरी चेतना पर छाने लगता है। सुरजन सिंह की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे पीटा गया। यदि हंसना अपराध था तो सभी हंसे थे, फिर सुरजन सिंह को ही क्यों सजा मिली? सुरजन सिंह पूरे स्कूल कॉलेज की आंखों में किरकिरी था। बचपन से ही वह देहरादून में रहा था। उसके रहन सहन का तरीका, कपड़े दूसरों से भिन्न थे, बल्कि बेहतर थे। वह सभी की नजरों में खटकता था। अध्यापक हो या सहपाठी, सभी उससे चिढ़ते थे। एक चूड़े के घर में जन्म लेकर वह उनसे बेहतर कैसे हो सकता है? इस घटना के बाद सुरजन सिंह का मन उखड़ गया था। उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा था। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देते ही वह देहरादून लौट गया था।
फूल सिंह से बदला लेने का विचार उसके भीतर जन्म लेने लगा था, लेकिन इस विचार को सार्थक करने की स्थिति में वह नहीं था। समय की गति ने उसके घाव का दर्द कम कर दिया था। ऐसे ही आदर्श शिक्षकों से पाला पड़ा था उस समय। बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हुए जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, तब ऐसे दहशत भरे माहौल में जीना पड़ा। इस पीड़ा का एहसास उन्हें कैसे होगा जिन्होंने घृणा और द्वेष की बारीक सुइयों का दर्द अपनी त्वचा पे कभी महसूस ही नहीं किया है। अपमान जिन्हें भोगना नहीं पड़ा, वे अपमान बोध को कैसे जान पाएंगे। रेतीले धूड़ की तरह सपनों के बिखर जाने की आवाज नहीं होती, भीतर तक हिला देने वाली सर्द लकीर खींच जाती है जिस्म के आर पार। कभी कभी लगता है जैसे क्रूर और आदिम सभ्यता में सांस लेकर पले बड़े हैं। बृजपाल सिंह त्यागी बीएससी करते ही इंटर कॉलेज बरला में अध्यापक हो गए थे और वो हमें विज्ञान पढ़ाते थे। कॉलेज के सभी प्रबंधक त्यागी थे। बृजपाल सिंह त्यागी देवबंद के पास एक गांव के रहने वाले थे। बरला में उनकी कई रिश्तेदारियां थी। अध्यापक बनते ही उन्होंने हरे रंग की एक साइकिल खरीदी थी। उन दिनों साइकिल बहुत कम लोगों के पास थी। कॉलेज के प्राचार्य यशवीर सिंह त्यागी भी साइकिल से ही कॉलेज आते थे। किराए की साइकिल लेकर मैंने साइकिल चलाना सीखा था। कई बार गिरा, चोटें खाई, लेकिन साइकिल चलाने का जुनून सवार था। हमारी बस्ती के आसपास आम के बगीचे थे, जो खेल के मैदान से लेकर शादी ब्याह तक के काम आते थे। बारात आकर इन्हीं बगीचों में ठहरती थी। मेरी पढ़ाई की शुरुआत का स्कूल, जिसे सेवकराम मसीही ने प्रारंभ किया था, इसी बगीचे में लगता था। इसी बगीचे में मैंने साइकिल चलाना सीखा था। इन बगीचों को काटकर अब आवासीय मकान बन गए हैं, लेकिन मेरी स्मृति में अभी भी बगीचों की ढेरों यादें छिपी हैं। बस्ती में बालकराम और भीखूराम दो भाई थे। बड़ा बालकराम इंटर कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करता था। छोटा भीखूराम उसकी मदद करता था। प्राचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई औपचारिक रूप से नहीं हुई थी। अपनी कक्षा के बच्चों से वह 8-9 वर्ष पढ़ा था। मेहनत और लगन से वह पढ़ने भी लगा था। कॉलेज के अध्यापकों के निजी निजी कार्य भी वह कर देता था। एक दिन उसने कहा कि बृजपाल मास्टर के गांव जाना है। उनके घर से गेहूं का कट्टा लाना है। साइकिल से जाएंगे। वह चाहता था कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैंने पूछा, साइकिल कहाँ से लोगे? उसने कहा, मास्टर बृजपाल की साइकिल से चलेंगे। बृजपाल सिंह त्यागी की हरी साइकिल का नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो गया था। मैंने पिताजी से इजाजत मांगी थी, तो उन्होंने दे दी। अगले रोज हम सुबह साइकिल से निकल पड़े। बरला से देवबंद का कच्चा रास्ता था, जिस पर साइकिल चलाना कठिन हो रहा था। कहीं कहीं तो रेत इतनी ज्यादा थी कि पैदल भी साइकिल खींचना भारी पड़ रहा था। गोपाली के बाद नाला पार करते ही काली नदी का पाट शुरू हो गया था। नदी पार करने में भीखूराम ने साइकिल कंधे पर उठा ली थी। देवबंद से लगभग 2 मील पक्की सड़क थी, फिर गांव का कच्चा रास्ता था। इसी पक्की सड़क पर आते ही भीखूराम ने चलाने के लिए साइकिल मुझे दे दी थी। वह खुद कैरियर पर बैठ गया था। भीखूराम का वजन काफी था, फिर भी साइकिल चलाने के जोश में उसके वजन को भूल गया था। धूप चढ़ने से पहले ही हम लोग बृजपाल सिंह के गांव पहुंच गए थे। जब हम उनके गांव पहुंचे तो सभी लोग खेतों पर जा चुके थे। घर में सिर्फ औरतें और बच्चे थे। काफी इंतजार के बाद मास्टर बृजपाल सिंह के भाई आए। भीखूराम को वे अपने साथ अंदर ले गए, शायद अनाज की कोठरी में। मैं बाहर चबूतरे पर बैठा था। साइकिल चबूतरे के नीचे गली में खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आए। चबूतरे पर पड़ी चारपाई पर लेटकर उन्होंने कंधे पर रखी चादर को सिर के नीचे रख ली थी। वे काफी दुबले पतले थे, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थी। उन्होंने किसी को आवाज दी। बृजपाल सिंह का भाई बाहर आया, हुक्के पर रखी ठंडी चिलम उतार कर ले जाने लगा तो बुजुर्ग ने पूछा, यूं कौन बैठा है? उनका इशारा मेरी ओर था। बरला से आया है, बृजपाल ने भेजा गेहूं लेने के लिए। एक भीतर है, कट्टे में गेहूं भर रहा है, भाई ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा, बेटे वहां क्यों बैठा है? यहाँ आके चारपाई पर बैठ जा। बाबा जी मैं यही ठीक हूँ, मैंने उत्तर दिया। ना बेटा, यहाँ आके बैठ। उनकी जिद पर मैं उठकर चारपाई पर बैठ गया। पढ़े है? बुजुर्ग ने पूछा। जी, 10वीं में हूँ। हमारा बृजपाल पढ़ावे है? मैंने कहा जी। बुढ़ा चुप हो गया। थोड़ी खामोशी के बाद बोला, मारे बृजपाल को तो कलेक्टर ही मिल रही थी, वो नहीं माना, अड़ गया। मुझे तो मास्टर ही बनना है। देश में अच्छे मास्टरों की कमी है। हमने भी कह दिया था, जो जी में आए कर ले, यहाँ की फिक्र मत करना। बाप दादा की जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है। मैं उनका एकालाप सुन रहा था। वे बोले जा रहे थे।
अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, जैसे यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। बृजपाल सिंह के भाई ने बाहर आकर कहा, चलो रोटी तैयार है, खा लो। मैंने इनकार कर दिया तो बोले, घर से बिना खाए जाओगे तो बदले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके बहुत जोर देने पर मैं आधे मन से उठा। एक अजीब सी मनस्थिति थी। बैठक का दलान पार करते ही खुला आंगन था, जिसके चारों ओर पक्की ईंटों के मकान थे। मकानों के आगे बरामदा था। एक बरामदे में गोबर से लिपे कच्चे फर्श पर पीतल की कलाईदार 2 थालियां रखी थी। थालियों के नीचे एक किनारे पर एक एक बड़ा सा कंकड़ रखा था। थाली में गुड़ अचार था। बृजपाल सिंह के भाई ने भीखूराम और मुझे बैठने के लिए कहा। मैं डरते डरते बैठ गया था। संकोच और भय दोनों एक साथ मेरे मन पर छाए हुए थे। थाली के नीचे कंकड़ का रहस्य खोला पतली दाल ने, जो थाली में परोसी जा चुकी थी। पतली दाल पूरी थाली में ना फैल जाए इसलिए नीचे कंकड़ लगाया गया था। गरम गरम फुलकों की महक नाक से फेफड़े तक उतर गई थी। इस तरह बैठकर खाना खाने का यह पहला मौका था, वह भी किसी तगा के घर में। वे बहुत प्यार से खिला रहे थे, फिर भी मेरा मन आशंकित था। भीखूराम ने डटकर फुलके खाए थे, मैं ठीक से खा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे खाना खाकर हम लोग बाहर आ गए थे। भीखूराम बुजुर्ग के एकदम पास वाली चारपाई पर बैठ गया था। मैं थोड़ा फासले से खड़ा था। इस बीच एक और व्यक्ति आ गया था। बुजुर्ग ने हुक्के की नली उसकी ओर बढ़ा दी। हुक्के की नली से धुआं खींचते हुए उस व्यक्ति ने हम दोनों के विषय में बुजुर्ग से पूछताछ शुरू कर दी। बरला से आए हैं? सुनते ही उसने सवाल दागा, कौन जात है? उसके सवाल का उत्तर दिया मैंने, चोहड़ा जात है। उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, चोहड़ा? बुजुर्ग ने चारपाई के नीचे पड़ी लाठी उठाकर तड़ से मार दी थी भीखूराम की पीठ पर। हाथ तगड़ा था। भीखूराम बिलबिला गया था। बुजुर्ग के मुंह से अश्लील गालियों की बौछार होने लगी थी। आंखें भयानक लग रही थी। दुबले पतले शरीर में शैतान उतर आया था। उनके बर्तनों में आदर के साथ बैठकर खाना खाने, चारपाई पर बैठने का दुस्साहस किया था, जो उनकी नजर में अपराध था। मैं सहमा हुआ चबूतरे के नीचे खड़ा था। बुजुर्ग चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर भीड़ जमा हो गई थी। कई लोगों की राय थी, रस्सी से बांधकर दोनों को पेड़ से लटका दो। बृजपाल सिंह के भाई ने बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की। बुजुर्ग उससे भी गालियां बक रहा था। अतिथि सत्कार का खोखलापन खुल गया था। अतिथि की जाति ही उसे आदर दिलाती है। वैसे भी आदर पाने का हमें अधिकार कहाँ था? मेरी आशंकाएं सच हो गई थी। किसी तरह हम लोग उनके चंगुल से बच गए थे। गेहूं का कट्टा हमें मिल गया था, जिसे लेकर हम लोग गांव से निकल पड़े थे। दोनों चुपचाप थे। कच्चे रास्ते पर साइकिल को खींचना पड़ रहा था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी अगले वीडियो में रीड करेंगे।